हेलो दोस्तों, अपना जो है परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, उसमें जो कुछ सवाल बचे हैं, एक या दो तीन क्लास में जो है अपना परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है रेशियो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो ये मैं सवाल कराता हूँ वो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ज़्यादातर जो है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल और जो है आपके रेलवे में जितने भी एग्जाम होने हैं सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, देखो, और स्टेट में भी एग्जाम जो भी है कांस्टेबल है सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, देखते हैं पुनः आज का सवाल। पहला सवाल, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो। आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की जो आय है बी की तो पहले अपन जो है कुछ इसका बेसिक समझ, वही मैंने बताया था, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम कैसे, आय कैसे निकलती है, जो है आपकी जो है खर्चा है और जो है बचत है उसको जोड़ दोगे तो आपकी जो है इनकम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख लो आप जो है आय हिंदी में बराबर जो है खर्चा प्लस जो है बचत। खर्चे में बचत को जोड़ोगे तो आपकी जो है आय आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार, और यहाँ से जो है अगर आपको बचत का रेशियो निकालना हो तो आय में से जो है खर्चा माइनस कर दोगे तो बचत का आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपको जो खर्चे का निकालना हो तो आपको खर्चा आय में से जो बचत का जो आएगा वो माइनस कर दोगे तो खर्चे का आ जाएगा। ठीक है, आगे जो यूज होगा वो देखो आप। ठीक, देखो अब इसमें क्या कह रहा है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की जो आय है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसका इनकम का रेशियो, आय में से इनकम। अब 60% को क्या लिखते हैं, 60% को लिखते हैं 3/5। ठीक है, 60% को क्या लिखते हैं 3/5। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की आय बी की आय, ए की आय जो बी की तुलना में 60% कम है तो बी की आय अपन ने मान ली 5। ठीक, अब ए की आय जो बी की तुलना में 60% कम है तो बी का 40% ही तो होगी। 60% कम है 40% होगी तो 5 अपन ने मान ली बी की, तो 5 का 60% 3 है तो 3 माइनस करोगे तो उसमें से 2 बचेगा ना, वो 40% होगा ना। ठीक, तो ए की आय जो बी से 60% कम है यानी 2 है। ठीक, आ गया समझ में। अब आगे देखो, और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। ठीक, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का व्यय बी का व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो है। ठीक है, तो बी का व्यय यानी खर्चा कितना है, 5 मान लिया। ठीक है, पुण्य क्या कह रहा है, ए का जो व्यय यानी खर्चा है बी के व्यय का, बी के जो खर्चा है उसका 60% के बराबर है तो 5 का 60% क्या होगा, 3 होगा ना। 5 का 60% निकालोगा 3 आएगा। ठीक, 3 आ गया। ए का जो खर्चा है बी के खर्चे का 60% है। ठीक, देखो आ गया। अब जो है आपको हमने बताया था पीछे, या इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो दिया है। अपन को जो है नीचे निकालना का, यदि ए की आय बी के खर्चे के 70% के बराबर है, ए की आय जो है बी के खर्चे के 70% के बराबर है, इसका रेशियो दिया है। ए की आय जो है और जो है बी का खर्चा ये। ठीक है, ए की आय बी के खर्चे के 70% के बराबर है। 70% का रेशियो होता है 7/10। इसमें दिया ए की आय बी के खर्चे का, ए की जो इनकम है, आई मीन्स इनकम, और बी का खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 7/10 होना चाहिए। ए की आय और बी का खर्चा ये है 5, इसका रेशियो 7/10 होना चाहिए। ठीक है, इसको करो तो यहाँ अपन जो है 3.5 का इंटू कर दोगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। इनसे अपन को मतलब नहीं है,
जो बोल रहा है सवाल में उसका जो रिलेशन बना के देना है उनको। ठीक, यहाँ 3.5 का इंटू करोगे तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ अपन को 10 बनाना है तो यहाँ से 2 का इंटू करोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। देखो यहाँ कितना हो जाएगा 3.5, 2 करोगे 7, यहाँ करोगे 5 3 15 और 2 17, 17.5 आ गया। ठीक है, यहाँ करोगे 2 से 2 3 6, यहाँ करोगे 2 5 10, तो 7:10 हो गया। ए का ये जो है इनकम का रेशियो है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो है। ए का जो है इनकम यानी आय 7 और बी का खर्चा ये है 10, इसका रेशियो 7:10 हो गया ना। ठीक, अब आगे देखो आगे क्या पूछ रहा है। तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? ए और बी की बचत का अनुपात पूछ रहा है। अपन ने तो इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो दिया है। अपन को निकालना है बचत यानी सेविंग का रेशियो। सेविंग का रेशियो अभी हमने ये बताया था। सेविंग का रेशियो कैसे निकालोगे? इनकम में से जो खर्चे का जो रेशियो है उसको माइनस कर दोगे तो आपको जो सेविंग का रेशियो आ जाएगा। ठीक, ये इनकम माइनस तो सेविंग का आ जाएगा ना। ठीक, यही करना है आपको। देखो आगे सवाल में क्या कह रहा है। इसमें से इनकम में से 6 जो माइनस कर दोगे ना तो आ जाएगा ना आपका। इनकम में से माइनस करोगे 7 में से 1 करोगे, 7 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 1 आएगा। ठीक, 1 है, ये आपका आएगा सेविंग का रेशियो। 7 में से 1 माइनस करोगे, 7 में 6 माइनस करोगे 1 आएगा, और 17.5 में से 10 माइनस करोगे तो आपका आएगा 7.5। पॉइंट हटाओगे यहाँ से 0 इधर बढ़ जाएगा। ठीक, फिर काटोगे 5 से, 5 दूनी 10 और 15.75 तो आ गया 2:15। यही आपको पूछा था, तो आपका आंसर नंबर आ गया डी। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला सवाल। ये सवाल बहुत आते हैं एसएससी में, रेलवे में भी इस टाइप के। एक इसी टाइप का एक सवाल और है। ये क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय की 80% है। ये देखो, ये है इनकम, आई मीन्स इनकम यानी आई। ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये हो गया आपका बी। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 80% को भिन्न में कैसे लिखेंगे? 4/5। ठीक, 5 का 80% निकालोगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय की 80% है। ए की जो आय है, इस चीज को समझना है। ए की आय बी की आय की 80% है। ठीक है, तो बी की आय अपन ने मान ली 5, इसका जो है 80% है यानी 4 है। 5 का 80% निकालोगे तो 4 ही आएगा। ए जो ए की आय है, जो बी की जो आय है उसका 80% है, वो ही जो बोल रहा है वो हमने लिख दिया। ठीक, अब आगे देखो क्या कह रहा है? ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। व्यय यानी खर्चा, ये खर्चे के बराबर, खर्चे के बारे में बात कर रहा है तो अपन खर्चे के यहाँ लिख दे रहे हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। ठीक, क्या कह रहा है? ए का व्यय, ए का जो खर्चा है, बी के खर्चे का 60% है। 60% को लिखते हैं 3/5। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ये हमने शुरुआत में फर्स्ट जो है क्लास उसमें सब कुछ बताया है। ठीक, आपको प्रैक्टिस करके ये तुरंत निकालना आना चाहिए। ठीक है, 60% फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 3/5। क्या कह रहा है? ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। ए का जो व्यय है, खर्चा है, बी के खर्चे का 60%। तो बी का खर्चा मान लिया अपन ने 5, इसका 60% है किसका? ए का खर्चा। 60% यानी 3। 5 का 60% निकालोगे 3 आएगा। ठीक, अब इन दोनों में जो है रिलेशन दिया हुआ कुछ, वो देखो क्या कह रहा है आगे। आगे कह रहा है ए की आय बी के व्यय, इसको साफ कर दो। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है। ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। ए की इनकम में से आय बी के, ए की आय बी के व्यय यानी एक्सपेंडिचर, इसका रेशियो कितना दिया? 9:10, 90% के बराबर। ए की आय बी के व्यय का 90%, तो बी का पुण्य मान लिया व्यय 10, ठीक है, यानी खर्चा 10 मान लिया। ठीक है, तो इसका जो है 90% निकालोगे तो 9 ही तो आएगा। वो ही तो उसमें बोल रहा है। बी का, ए का जो आय है, ए की आय बी के खर्चे का 90% है। वही अपन को क्या करना है? ए की आय को 9 बनाना है और बी के खर्चे को 10 बनाना है। ए की आय ये है 4 है
और बी का खर्चा ये है। तो इसको अपन को 9:10 में करना है, इसको 9 करना है, इसको 9:10 में करना है। ठीक, देखो कैसे करेंगे। यहाँ 4 है, पहले अपन 5 से इंटू यहाँ कर ले रहे हैं, तो यहाँ 4 से कर ले रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे, ठीक, देखो कैसे, 5 से यहाँ करोगे 5 चौक 20, 4 से यहाँ करोगे 4 5 20, बराबर हो गया। अब क्या करना है, 9:10 में करना है। 9 से ऊपर करोगे या 10 से नीचे करोगे। ठीक, ये देखो, इसको छोटा कर दूं थोड़ा, चलो छोड़ो, चल रहे, ठीक है। यहाँ काटो, 5 दूनी 10, ठीक। अब करोगे 9 से, यहाँ 9 बचा, यहाँ 4 इंटू 2 बचा, 9 से इधर इंटू करोगे तो आएगा 9 चौक 36, 9 से इंटू यहाँ करोगे 9 5 45, यहाँ 8 है, 4 दूनी 8, 8 का इंटू यहाँ करोगे इसमें तो कितना आएगा, 8 तिया 24, यहाँ 8 का इंटू 5 में करोगे तो 8 5 40। ये आ गया इनकम का रेशियो, ये आ गया एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो। ठीक है, अब जो है आगे पूछ रहा है ए की बचत बी के बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, बचत के बारे में पूछ रहा है, तो अपने बचत यानी सेविंग का रेशियो निकालना होगा। सेविंग का रेशियो निकालने का हमने बताया इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो हटाओगे तो जो है सेविंग का रेशियो आ जाएगा। तो इसको इनकम में से 36 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, या 45 में से 40 जाएंगे तो बचेगा 5। अब पूछ कह रहा है वो देखो, ये आ गया सेविंग का रेशियो अपना। ठीक है, 12 5। तो पूछ रहा है ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की जो बचत है, ए की बचत 12 है, बी के बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। किससे पूछ रहा है, यही समझना है आपको। ए की बचत बी की बचत से, बी की जो बचत है इससे, बी की बचत 5 है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है, इंटू 100% निकालना है तो 100 का साइन लगा, तो 5 से काटोगे 20, तो 20 का 7 में करोगे तो आ जाएगा 140%। आपका आंसर कौन सा आ गया, आंसर नंबर बी। ठीक, इस प्रकार। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखो, इसमें थोड़ा समझना है, थोड़ा कुछ इससे पहले कुछ चीज समझाता हूं। ये देखो, आपकी जो है नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम के शुद्ध आय, इसको बोलते हैं शुद्ध आय, जो होती है आय माइनस टैक्स, जो है दर, आपका जो है दर लगता है। ठीक, रेट, टैक्स कितना लगता है, दर कितनी लगती है। ठीक, वो दे आपका जो है कितना, जो है आपके, जैसे आप जॉब करोगे कभी, ठीक है, जॉब करोगे तो आपको इनकम यानी आय मिलेगी, उस पर जो है टैक्स लगता है, तो टैक्स जो है गवर्नमेंट माइनस कर देती है। अगर टैक्स को माइनस करोगे तो आपकी जो है नेट इनकम निकल आती है। ठीक, देखो मान लो आपकी जो है आय है 5000, ठीक, आपका आप जो टैक्स दे रहे हो 2000, ठीक, 2000 दे रहे हो, तो आपकी नेट इनकम यानी शुद्ध आय आपको 3000 रुपए। ठीक, तो आपने क्या किया, जितनी नेट इनकम कम हो रही है आपकी शुद्ध आय से, वो इससे इन आय से, जो आय से शुद्ध आय जितनी कम हो रही है उतना ही टैक्स लगता है। लग रहा है ना, 2000 टैक्स लग रहा है, 2000 जो है इधर माइनस हो रही है। ठीक, तो यही कंसेप्ट है, आपको जितना टैक्स लगेगा वो जो है नेट इनकम जो है उतनी ही कम हो जाएगी आपकी। ठीक, शुद्ध आय, वो आय से। ठीक है, ये चीज समझना है। आपकी जो आय पर टैक्स लगता है उसको माइनस कर देते हैं, तो उसमें से जो है नेट इनकम आ जाती है। ठीक, ये देखो क्या कह रहा है सवाल, देखो, यदि आय में 19% की वृद्धि होती है, यदि आय में, ये आयकर, ठीक है, ये आयकर में 19% की वृद्धि होती है, टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई,
तो जो है शुद्ध आय 1% कम हो गई। तो नेट इनकम जो है नेट इनकम 1% कम हो गई। ठीक है, तो जो है टैक्स अपॉन टी मीन्स टैक्स। ठीक, ANI मतलब नेट इनकम, इसका रेशियो क्या आएगा, एक इधर आएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो 1/19। तो आपकी जो है टैक्स दे रहे हो आप 1 रुपए और आपकी नेट इनकम है 19 रुपए। तो आपकी शुद्ध आय, वो आपकी आय क्या होगी, आय यहां से कैसे निकालोगे, देखो आपको आय, ये आय निकालना है। ठीक, तो आय कैसे निकालोगे, आय यानी आय, तो नेट इनकम, नेट इनकम में जो टैक्स जोड़ दोगे तो आपकी जो है आय निकल आई कि निकल आई। ठीक, देखो तो टैक्स तो आप जो है आप इस पे ही दे रहे होंगे ना, इनकम पे। ठीक, तो वो ही निकालना है। देखो क्या कह रहा है, कहां गया, ये देखो आपकी जो है यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है और शुद्ध आय में 1% कम हो जाए तो आयकर की दर क्या है, आयकर की दर क्या है। तो आप जो है आपकी 1 रुपए आप जो है तो नेट इनकम 19 है और आप जो आय जो वो टैक्स जो है 1 दे रहे हो, 1 रुपए, तो आपकी जो है इनकम कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, 1 रुपए जो है आप टैक्स दे रहे हो 20 रुपए पर, तो ये 1 जो है 20 का कितना परसेंट है, इंटू 100। ठीक, तो 20 पंगे 100, तो आपका आ गया 5%। आप जो है 5% टैक्स दे रहे हो अपनी आय पे, तो वो ही पूछा है, आंसर आ गया सी। ठीक है, अपन देखते हैं अगला सवाल। ये देखो, ये परसेंटेज ब्रेक मेथड के आधार पर जो है ये सवाल है, इसका जो है थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो एक गांव की जनसंख्या है, ये मेल, ये फीमेल, ठीक, ये बच्चे यानी चाइल्ड। ठीक, इस मेल की जनसंख्या 5% बढ़ जाए, फीमेल की भी 5% बढ़ जाए और चाइल्ड की भी 5% बढ़ जाए, तो ओवरऑल जो है गांव की जनसंख्या 5% बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। ठीक, इस प्रकार है। जैसे मान लो, उदाहरण मान लो, कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे कि मान लो मेल की जो जनसंख्या है एक गांव में 200 है, फीमेल की जनसंख्या जो है आपकी 300 है और जो है बच्चों की जनसंख्या जो है 100 है। ठीक, तो इसमें 10% की वृद्धि हो गई, इसमें भी 10% की वृद्धि हो गई और बच्चों की जनसंख्या में भी 10% की वृद्धि होगी। इसका 10% निकालोगे आप, कितने की वृद्धि हुई, 10% निकालोगे, आएगा आपका 100% यानी 100 का 10% यानी 10 और 200 का 10% यानी 20। ठीक, इसका 10% निकालोगे 30 आएगा, इसका 10% निकालोगे 10 आएगा। टोटल वृद्धि कितनी हुई, 20, 30, 10 यानी कितनी हुई, 60 की वृद्धि हुई। टोटल किस पर हुई, टोटल जनसंख्या पर हुई। टोटल जनसंख्या गांव कितनी, 20, 200, 300 और 100 कितनी होगी, 600। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 2 0 2 0 और 6, 10% की वृद्धि हुई। यही तो हम बता रहे हैं, सबकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तो ओवरऑल जो पूरे गांव की जनसंख्या 10% की वृद्धि हो गई। अब देखते हैं इसी कंसेप्ट के आधार पर जो है आगे का सवाल, क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल बहुत आता है, आपको इसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, तो एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि, पुरुष जो है उनकी आबादी में 8% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। महिलाएं जो है, महिलाएं उनकी संख्या 5% की वृद्धि, तो गांव की जनसंख्या बढ़कर 10,458 हो गई। ठीक है, तो इससे पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। ठीक, बढ़ने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी, वही पूछ रहा है। ये एक गांव है, उसमें मेल प्लस फीमेल जो इनकी जनसंख्या जो कितनी है, 9800। ठीक, अगर मेल में 8% की वृद्धि हुई और फीमेल में 5% की वृद्धि, तो गांव की जनसंख्या जो है बढ़ के 10,458 होगी। ठीक, ये देखो, अगर यहां अपन लिखें 5% प्लस 3%, ये 8% हो जाएगा, इधर 5% तो है ही। इनकी जनसंख्या 4,558। ठीक,
तो यहाँ भी 5% बढ़ी, यहाँ भी 5% हुई, हमने बताया ना, यहाँ भी 5% बढ़ी, और मेल की जनसंख्या भी 5% बढ़ी, जो फीमेल की जनसंख्या है 5% की वृद्धि हुई। तो ये टोटल जो है 5% की वृद्धि हुई होगी, पर 3% की वृद्धि यहाँ ज़्यादा हुई। तो अपन 5% की वृद्धि देखते हैं, ठीक है। पहले जनसंख्या बढ़ी कितनी, जो है 9,800 से जो है 10,458 हो गई। तो इसमें 9,800 माइनस करोगे तो 8, 5, 14 में से 8 गए 6, 9 में से 9 गए 0, ठीक। ठीक, ये आ गया, इतनी जनसंख्या बढ़ी, ठीक, इतनी जनसंख्या बढ़ी। और अपनी जो 5% यहाँ बढ़ी, 5% यहाँ बढ़ी, तो इसका जो है 5% निकालोगे, 10% आएगा आपका 980, तो 10% आएगा 980 का आधा, 200 करोगे 2 चौक 8, 2 नंबर 18, 490। तो 490 बढ़ गई 5% के हिसाब से ओवरऑल। तो 490 इसमें से माइनस करोगे, बचेगा कितना 8, 15 में से 9 जाएगा 6, तो 5 में से 4 जाएगा 1, यानी तो यह 5% तो इतनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी। 5% बढ़ती अगर तो 490 बढ़ती, पर बड़ी कितनी थी 658, ठीक है। तो 658 में 490 माइनस कर दिया, 5% बढ़ती अगर तो ओवरऑल, ठीक है, माइनस करिए। तो अपनी 168 जनसंख्या जो है ज़्यादा बढ़ गई। तो वो किसके कारण बढ़ी, मेल की 3% ज़्यादा बढ़ी, इस कारण ही तो बढ़ी। तो मेल की जो है 3% ज़्यादा बढ़ेगी, इस कारण जो है इसकी जनसंख्या, तो मेल का 30% जो है 168 है, ठीक। तो 3 से काटोगे आ जाएगा 3 15 और 3 58, 5600, यानी मेल का 1% आ गया 5600। तो मेल का 100% कितना आएगा 5600, ठीक। तो मेल की जनसंख्या कितनी आ गई 5600, ये वही तो पूछा पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ठीक। अगर आपको पूछता है या महिलाओं की जनसंख्या, तो 5600 900 9,800 में माइनस कर दी तो आपकी आ जाती महिलाओं की जनसंख्या, ठीक। यही है। अब देखते हैं अगला सवाल इसी टाइप पर। ये देखो 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कुल जो है 11,500 किताबें थी। 2010 ईयर था, उसमें एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में 2 तरीके की जो है किताबें थी, 11,500 किताबें थी। 2 तरह की किताबें थी, उसका नाम क्या है, एक फिक्शन थी और दूसरी जो है नॉन फिक्शन की किताबें थी, ठीक। और ये 2015 में पुस्तकालय में इन 2 श्रेणियों में कुल जो है 12,760 पुस्तकें थी। 2015 में ये बढ़ गई, 12,760 पुस्तकें होंगी। इस अवधि के दौरान फिक्शन और फिक्शन की श्रेणी में 10% की वृद्धि, जबकि नॉन फिक्शन गैर फिक्शन की श्रेणी में जो है 12% की वृद्धि हुई। तो पूछ रहा है 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी। सवाल को अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। एक लाइब्रेरी है, उस पर जो है फिक्शन को अपन एफ से डिनोट कर दे रहे हैं और नॉन फिक्शन को NF से, ठीक। और जो है कितनी किताबें थी 2010 में, 2010 में जो है कितनी किताबें थी आपका 11,500, ठीक। कितनी किताबें थी 11,500। और जो है 2015 में बढ़ के हो गई 12,760, ठीक। तो फिक्शन में कितनी की वृद्धि हुई 10% की, और नॉन फिक्शन में कितनी की वृद्धि हुई 12% की, ठीक। ये थी 2015 में। अब देखो आगे क्या कह रहा है, बुद्धू अपन को निकालना क्या है, 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी 2015 में, ठीक है। पहले अपन फिक्शन की किताबें निकालते, किसकी किताब निकली वो देख रहे हैं, फिक्शन की निकली या नॉन फिक्शन की, वो यहाँ सवाल के आधार पर निकले। अपन यहाँ 10% की वृद्धि हुई, यहाँ भी 10% की वृद्धि होती, प्लस 2%, ऐसे लिख सकते हैं इसको 12,760, ठीक। पहले जो वृद्धि हुई कितनी 11,500 से बढ़कर 12,760 हो गई, तो बड़ी कितनी 0, 7, 6 और जो 7 में से 5 गए 2 और कितना ये 11 है, ठीक है। ये आ गया 1260, ठीक। बड़ी कितनी 1260 बढ़ गई, ठीक है, 1260 बढ़ गई।
अगर अपने हिसाब से बढ़ती तो कितनी बढ़ती, 10% यहाँ भी बढ़ी, 10% यहाँ भी बढ़ी, 10% इसका निकालेंगे, 10% आएगा 1150। ठीक, 1150 इसमें से माइनस करेंगे, 0 1 1 110। 110 ज़्यादा बढ़ गई, 10% बढ़ती तो फिर जो है 1150 बढ़ती, पर एक बड़ी कितनी 1260, और 1260 में से 1150 जो माइनस कर दिया तो 110, तो 110 जो है किताबें जो ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, और किसके कारण बढ़ी, नॉन फिक्शन में 2% की ज़्यादा वृद्धि हुई, कोई 10% की यहाँ हुई, 10% की यहाँ हुई, तो वो तो 10% बढ़ी गई ओवरऑल, पर जो 2% की या नॉन फिक्शन में ज़्यादा होगी, तो नॉन फिक्शन का जो है 2% ही 110 के बराबर है। तो यहाँ से नॉन फिक्शन का 1% कितना आएगा, 2 से काटोगे 55, तो 100% कितना आएगा आपका, आएगा 5500। तो अपनी जो है नॉन फिक्शन की किताबें आ गई 5500, पर पूछी कितना है, पूछी जो है 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी, पर जो नॉन फिक्शन की किताबें अपनी आ गई 5500, तो ये कितनी होंगी 6000। 6000 में अगर जो 5500 में 6000 जोड़ोगे तभी आएगा आपका, आएगा 11500। ठीक है, पर पूछा उसने क्या 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन की किताबें थी, ये तो 2010 में थी फिक्शन की किताबें 6000। ठीक है, 6000 किताबें 2010 में थी, पर उसके बाद फिक्शन में वृद्धि कितनी हुई, 10% की। अब इस अवधि के दौरान फिक्शन में 10% की वृद्धि हुई, 10% की अवधि में वृद्धि होने के बाद ही 2015 में जो इतनी किताबें हुई थी, पर जो है अपन 6000 थी फिक्शन की किताबें 2010 में, तो 10% की वृद्धि हुई, तो इसका 10% निकालोगे आप तो कितना आएगा 600। ठीक है, 600 इसमें प्लस करोगे तो हो जाएगा 6600। ठीक, कितना हो जाएगा 6600, तो जो है 2015 में फिक्शन की किताबें 6600 थी। ठीक, वो आंसर आ गया आपका नंबर ए। ये सवाल बहुत आता है, इसको आपको समझना है। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखो, इस सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा उसमें 92% जो है छात्र उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, 92% छात्र जो पास हो गए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए। 92% छात्र जो है उत्तीर्ण हो गए, 480 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, तो 8% और जोड़ देते इसमें तो 100% हो जाता, तो 8% छात्र जो है फेल हो गए, तो 8% की वैल्यू जो है 480 दी। ठीक, 8% की वैल्यू जो है 480 दी, तो 8 से काटोगे 8 छिंगे 48, यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई 60, तो 100% की वैल्यू 6000। ठीक, तो वो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल थे, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल थे 6000। ठीक, बिल्कुल सरल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखो, एक परीक्षा में करुणा और अदिति के प्राप्तांक क्रमशः 434। ठीक है, एक परीक्षा में करुणा और अदिति के प्राप्तांक क्रमशः 434 और जो है 336 है। ठीक, यदि करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए तो अदिति के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। करुणा और अदिति, करुणा ने जो है 434 और अदिति ने जो है 336 अंक जो है प्राप्त किए। यदि करुणा 62% अंक प्राप्त करती है, करुणा जो है 62% अंक प्राप्त करती है, तो करुणा के अंक कितने हैं 434 जो है 62% के बराबर है, तो पूछ रहा है वो 336 जो है अदिति ने प्राप्त किए, ये कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, यहाँ 7 से काटोगे, 1/7 इसका करोगे तो 62 आएगा, 1/7 434 का 1/7 करो, 7 से काटोगे, 7 चौक 7 छेंगे 42, 1/7 दूनी चौक, तो 62% 62 के बराबर आ गया। अगर जो है इसका 7 करोगे तो 62 के बराबर आ गया। इसका भी 1/7 करो, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और जो आपके बचे 3 2 5,
यानी 56, 7 56, तो आपके आ गया 48% के बराबर। ठीक, आप क्या करोगे ये देख लो, आप कैसे करोगे उसको बता दे रहा हूँ, पर उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। आप करोगे ऐसे, 62% की जो वैल्यू आपको दी है 434, ठीक है। तो आपको ये कितनी 300 जो 3 अंक की प्राप्ति है 336, वो जो है कितने प्रतिशत के बराबर है ये तो पूछ रहा है। तो पहले आप निकालोगे 100%, फिर 100% निकालोगे, 336 को देखोगे 100% निकालोगे तो यहाँ आएगा आपका जो है 1% की वैल्यू आएगी आपकी जो है 7, कटेगा 62 से 7 जाएगा, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी 700, ठीक है। पूरे अंक आ गए 700। अब यही निकालोगे 336 जो है 700 का कितना परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 से काटोगे 7 चौक 28, 7 8 56, तो 48% के बराबर जो है आ गया। ठीक है, इस प्रकार करोगे, उस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक, तो अगला सवाल देखते हैं। 48% हमका आंसर ही आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल आज का। क्या कह रहा है, यदि 35% उत्तीर्ण अंक 35%, यदि 35% जो है उत्तीर्ण अंक एक छात्र को एक परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण अंक यानी पासिंग मार्किंग जो है 35% है। ठीक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, उस एक छात्र जो उसने 200 अंक प्राप्त किए, फिर भी वह 24 अंकों से असफल यानी फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है। यानी अगर वो जो है 200 अंक लाया, 24 अंकों से फेल हो गया, अगर वो 224 अंक लाता तो 35% के बराबर होते या नहीं होते, क्योंकि पास मार्किंग 35% है और नंबर में 224 है। ठीक, तो 7 से काटोगे 7 पंजा 35, 7 से काटोगे 7 या 21, 7 दूनी 14। ठीक, 5% की 32 आ गई। अपन को निकालना है, क्या निकालना, अधिकतम अंक, तो 100% की वैल्यू निकालना। ठीक है, इधर से 20 से इंटू करोगे, इधर भी 20 से इंटू करोगे, तो 32 दूनी 64 और 640 आ गई। ठीक, आज के जो है सवाल समाप्त होते हैं। ठीक, अब अगली क्लास में और सवाल देखेंगे, 2-3 क्लास और होंगी, आपका जो है परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन रेशियो। अगर आपको पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक।